नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सीएम योगी के एक्शन अवतार की बात करेंगे और आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर, दूसरे स्ट्रेन पर प्रभावी नियंत्रण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने थर्ड स्ट्रेन से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वायरस संक्रमण की थर्ड स्ट्रेन से बच्चों को बचाने के लिए बड़े अभियान का आगाज किया। उन्होंने इस अवसर पर बच्चों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने बच्चों को थर्ड स्ट्रेन के बचाव की दवा किट के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने कोरोना संक्रमित तो होने वाले दिनों को भी याद किया और उसके बाद प्रदेश में युद्ध स्तर पर की गई कोरोना से लड़ाई की तैयारियों को भी जाहिर किया। मैं स्वयं भी कोरोना की चपेट में आ गया था और मैं स्वयं महसूस कर रहा था कि वास्तव में हर व्यक्ति भयभीत हो रहा है। मुझे स्वयं जैसी नेगेटिव रिपोर्ट आई, मैं स्वयं बाहर निकला। हमने निगरानी समितियों का आह्वान किया कि आप गांव-गांव जाइए, डोर टू डोर सर्वे करिए, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट घर में ही उपलब्ध करवा दीजिए। अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेशन में रखिए। घर में व्यवस्था नहीं है, क्वारंटीन सेंटर में, पंचायत घर में, विद्यालय में उनकी व्यवस्था करवाइए और ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चले। वहीं सीएम योगी के अभियान को गति देने के लिए उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी जुट गए हैं। बच्चों के लिए मुफ्त दवाओं के वितरण को लेकर डिप्टी सीएम और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। साथ में आज छोटे बच्चों का 18 साल से नीचे का 0 to 1, 1 to 5 और 5 to 12 और 12 से 18 तक का 4 चरण में इस तरह अलग अलग पैकेज बना के उन बच्चों तक वितरण करने का ये कार्य योजना बना है। ये आज से प्रारंभ होगा, सभी जनपदों में जाएगा। लगभग 50 लाख किट्स हम लोग आज से इसका तैयार कर रहे हैं। इस महीने के अंत तक 50 लाख किट्स हमारे आशा वर्कर के माध्यम से सब वितरण होगा। विद्वत जनों के आशंकाओं के आधार पर कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आएगी और तीसरी लहर आएगी तो बच्चों को क्षति पहुंच सकती है। इस आशंका को देखते हुए आज जो हमारे 74,000 के आसपास निगरानी समितियां हैं, उनके द्वारा जो 97,000 राजस्व गांव हैं, उन तक हमारे बच्चों को दवा किट पहले से ही उपलब्ध हो। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सभी बागी अपने नए घर की तलाश में जुट गए हैं। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित और बागी विधायकों ने अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करी। तो ऐसे में क्या अब सपा का कुनबा बढ़ने वाला है? ये खास रिपोर्ट देखिए। विघ्ना श्रावस्ती बागी, मुस्तका सिद्दीकी प्रतापपुर इलाहाबाद बागी, हाकिम लाल बिंद हांडिया प्रयागराज बागी, हरगोविंद भार्गव सिंधौली सीतापुर बागी, असलम अली चौधरी ढोलाना हापुड़ बागी, सुषमा पटेल मुंगरा बादशाहपुर बागी, बड़ा दुख होता है जब बरसों की मेहनत से खड़ा किया हुआ कुनबा खुद की आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। बसपा भी इन दिनों इन्हीं हालातों से जूझ रही है। मौजूदा सियासी हलचल का जिक्र हो उससे पहले जरा बसपा का दर्द समझिए। राज्यसभा चुनाव के दौरान पिछले साल बसपा में बड़ा तूफान आया था। बसपा से बगावत करते हुए 7 विधायक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए थे। उस दौरान श्रावस्ती के विधायक असलम रायनी ने अहम भूमिका निभाई थी और सभी 7 विधायकों के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। तब मायावती ने इन्हें सबक सिखाते हुए राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 7 विधायकों को निलंबित कर दिया था। बहन जी ने सोचा होगा अब हालात नियंत्रित हो जाएंगे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद बसपा लगातार कमजोर होती रही, हाशिए पर जाती रही। 2017 में बसपा के 18 विधायकों के साथ बना कुनबा अंतरकला के चलते सिमटता गया और कुनबा इतना सिमटा कि 3 जून 2021 को 2 विधायक, जिनमें मायावती के सबसे करीबी विधायक रहे लालजी वर्मा शामिल थे, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
लेकिन जब नेतृत्व करने वाला ही ट्विटर खेलने में बिजी हो और ग्राउंड पर दल अस्तित्व खोने लगे तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है जैसी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये सपा मुख्यालय है और बाहर सपाइयों का जमावड़ा। पर कहानी का असल ट्विस्ट ये कि बसपा के बागियों की लगभग दर्जन भर फौज सपा प्रमुख से मिलने पहुंची है। इस बैठक में सपा प्रमुख ने बागियों को न सिर्फ गले लगाया बल्कि खूब आओभगत भी की। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित 11 विधायक अब एकजुट हो गए हैं। इन सभी ने लालजी वर्मा के नेतृत्व में दल भी बनाने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ आंखों में 2022 का सपना सजाए सपा प्रमुख अखिलेश भैया, जिन्होंने सभी छोटे दलों के लिए बाहें पसार दी हैं, जिसका खुला ऐलान गाहे बगाहे अखिलेश करते भी रहते हैं। ये सियासत है और सियासत मौका लपक कर सही समय पर शय और मात देने का खेल है। और इस खेल के बुआ और भतीजे दोनों ही पुराने खिलाड़ी हैं और फिलहाल दोनों ही सत्ता से बाहर। लेकिन इस खेल में भतीजा यानी कि अखिलेश यादव बुआ से 2 कदम आगे नजर आ रहा है, जो कि मायावती के लिए एक बड़ा संकेत है कि अगर मायावती ने जल्द ही कोई सियासी दाव नहीं चला तो न पार्टी का अस्तित्व बचेगा न काडर का दावा। रह जाएगा तो सिर्फ इतिहास जिसमें बागी लिखा होगा। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। सपा एमएलसी और प्रवक्ता सुनील सिंह सार्जन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वंचित समाज को धोखा दिया है, न उनको हिस्सेदारी दी है, न उनको अधिकार दिया, सिर्फ उन्हें अपमानित किया है। तो हम सभी वर्गों के लोगों को एक साथ ला करके, एक मंच पर ला करके भाजपा को हटाएंगे और सबका अधिकार और सबकी हिस्सेदारी, समाजवादी पार्टी का जो नारा है, उस नारे के साथ हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तरक्की की तरफ जाए। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में के उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, संपादक हैं आप यूपी और उत्तराखंड के। सर, जिस तरीके की गतिविधि आज पूरे दिन सूबे में नजर आई वो अपने आप में कहीं ना कहीं भविष्य की सूचक है। सपा ने साफ तौर पर कह दिया है कि छोटे छोटे दलों के साथ मिल करके अब वो एक बड़ा गठबंधन तैयार करेंगे और दूसरी तरफ आज बसपा से निष्कासित और बागी मिलने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल पूजा, इस समय विधानसभा चुनाव के मोड में है पूरा उत्तर प्रदेश और सभी दल इस समय ये उठापटक अभी तो और देखने को मिलेगी। आज उम्मीद ये थी कि लगभग 12 विधायक बहुजन समाज पार्टी से जो निष्कासित हैं वो मिलने जाएंगे, लेकिन 6 ही पहुंच पाए। तो जो उम्मीद की जा रही थी कि एक नई पार्टी ये लोग बना लेंगे और नई पार्टी बना करके समर्थन देंगे। अभी आप ये समझिए कि ये विधायक हैं इस समय, तो ये जब तक दल बदल, अगर ये इस तरह से जाके 6 विधायक केवल शामिल होते हैं तो इन पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। तो दल बदल कानून न लागू हो इसके लिए 12 विधायक, 1/3 विधायक जरूरी होते हैं नई पार्टी बनाने के लिए, तो वो अभी संख्या पूरी नहीं हुई। यही वजह रही कि आज पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। समाजवादी पार्टी के लोगों की तो भीड़ थी ही और इन लोगों के लिए भी पूरा मीडिया का जमावड़ा था, लेकिन क्योंकि बात बन नहीं पाई इसलिए ये सारे लोग जो 6 विधायक यहाँ आए थे वो सब पीछे के दरवाजे से निकल गए और किसी ने मीडिया को बाइट नहीं दी। एक राइडी भी है, उनको कुछ मीडिया के लोगों ने पकड़ लिया था, तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी हमारे साथ 12 विधायक आ जाएंगे, उसके बाद में हम जो है एक नई पार्टी बनाएंगे और उसके बाद इसको पूरा अंजाम दिया जाएगा। ये चुनाव का वक्त है। अब आपको ये समझना होगा कि रामअटल राजभर और लालजी वर्मा जिनका आप जिक्र कर रही थी स्टोरी में, वो लालजी वर्मा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, तो इसलिए ये 12 विधायक पूरे हो पाएंगे इसमें अभी संदेह है। तो अभी तो ये सह और मात का खेल चल रहा है। दूसरी बात रहा छोटे दलों का सवाल, तो ये रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था। जब 2017 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने ही छोटे छोटे दलों से संपर्क किया था और छोटे दलों से उन्होंने गठबंधन किया था, बड़े दलों को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इसी रास्ते पर चलकर वे भी सत्ता का रास्ता पा सकते हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे दलों
को के साथ संपर्क किया जाए, छोटे दलों के साथ गठबंधन किया जाए, ताकि वोटों का बिखराव न हो। तो ये अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो ये है कि सारे विधायक मिल लिए हैं, लेकिन कोई किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं अब जिक्र होगा राम मंदिर का। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे घोटाले के गंभीर आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों ने आरोप से पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से तथ्यों की जानकारी नहीं ली। सभी लेन देन बैंक टू बैंक हुए हैं और टैक्स में कोई चोरी भी नहीं हुई। तो वहीं चंपत राय ने यह भी कहा कि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपए प्रति वर्ग फीट है, जो कि बाजार मूल्य से बहुत कम है। चंपत राय ने यह भी कहा कि मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था, जो कराया गया। हमने जमीन का एग्रीमेंट करा लिया है, अभी बनावा कराया जाना बाकी है। जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली। तो वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर हमला हुआ है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद साझा करी। संजय सिंह ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि हमलावर उनके खिलाफ और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कुछ दिनों पहले ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। तो आइए जानते हैं हमले के बाद आप नेता संजय सिंह ने हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा से खास बातचीत क्या कुछ की है, देखिए। विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। इस बीच सांसद संजय सिंह के आवास पर कालिक पोती गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या रहा घटनाक्रम? आप घर में ही जो है मौजूद थे? मैं घर में मौजूद था, अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहा था और उसी दौरान ये हमला हुआ और यहाँ पर आके नारेबाजी करने लगे, बोर्ड तोड़ने की कोशिश की, इस पे कालिक पोता। उसके बाद ये सारे हमारे साथी जो बाहर खड़े थे, जब वो अंदर घर में घुसने लगे नारा लगा के, तो उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस को सूचना दी, उनको लेके गए। कल से पूरी की पूरी बीजेपी की लीडरशिप लगातार मेरे खिलाफ हमला करने के लिए, मारो काटो जेल में डालो, इस तरह से लोगों को प्रेरित कर रही है। मैं भाजपा के गुंडों को साफ तौर पे कहना चाहता हूं और केंद्र सरकार को साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जितने चाहे हमले करो और चाहे मेरी हत्या करवा दो, मैं चंदा चोरों को जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई, इसका जवाब चाहिए। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। बीजेपी ये लगातार कह रही है कि ये वही लोग हैं जो हमेशा अड़ंगा जो है अपनाने का काम करते हैं राम मंदिर जब भी होता है। अरे चोरी जो कर रहे हैं वो अड़ंगा डाल रहे हैं कि हम लोग अड़ंगा डाल रहे हैं? इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाई गई है। अड़ंगा कौन डाल रहा है? चंदा चोर डाल रहे हैं। चंदा चोरों को पकड़ो, उनको जेल में डालो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक बार तस्वीरें फिर से दिखा देते हैं किस तरीके से जो कालिक है वो आज जो है फिलहाल संजय सिंह के आवास पर जो है देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से जो कालिक है वो लगाई गई है नेम प्लेट के ऊपर। तो ऐसे में जो शिकायत है वो भी जो है पुलिस को जो है दर्ज कराई जा रही है और जो लोग हैं उनको भी जो है पकड़ा फिलहाल गया है। मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ग्राउंड जीरो पर लगातार हलचल तेज है, क्योंकि राम न सिर्फ उत्तर प्रदेश का मसला है बल्कि पूरे देश का मसला है। देखिए, बिल्कुल राम मंदिर राजनीतिक तौर पर तो अहम है ही, बल्कि धार्मिक भावनाओं के साथ भी जो है जुड़ा हुआ है। ग्राउंड जीरो की एक बार तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ।
यही जो है ये जो सांसद है संजय सिंह, उनका आवास है। ये कालिक की जो निशान है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। फिलहाल जो शिकायत है वो सांसद जो संजय सिंह है उनके द्वारा जो है दर्ज करा दी गई है। 2 लोगों को जो है फिलहाल पकड़कर जो है पुलिस के हवाले भी जो है इस पूरी घटनाक्रम के दौरान जो है कर दिया गया था। ऐसे में ये आज जो है वीवीआईपी इलाका है, दिल्ली के लुटियंस जोन में इलाका आता है और इससे थोड़ी ही दूर अगर हम आगे जाते हैं तो राष्ट्रपति भवन भी जो है यहाँ पर मिलता है। ऐसे में इस प्रकार की जो घटनाक्रम वो दिल्ली में हो जाना, ये बड़ी बात जो है कहीं ना कहीं हो जाती है। ऐसे में राम मंदिर जो है लगातार, अब चूंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां जो है इस मुद्दे को लेकर पहले से ही जो है अपनी अपनी राय जो है रखती हुई नजर आती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इस बीच राम मंदिर जमीन जो खरीद फरोख्त है उसको लेकर जिस तरीके के आरोप संजय सिंह द्वारा लगाए गए थे, उस पे जो है ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। ऐसा संजय सिंह का कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो लगातार जो ऐसे लोग हैं उनको उकसाने का काम कर रहे थे कि ताकि वो उन पर जो है हमला करे। तो आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो फिलहाल जो है लगातार अब देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और ज्यादा राम मंदिर जो है राजनीतिक तौर पर मुद्दा जो है निकलकर सामने आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्पर्श हमारे साथ जुड़े ग्राउंड जीरो से, उन्होंने अहम तस्वीरें हमारे साथ में साझा करी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्नाव में भारतीय वायुसेना के जवान की दाईं आंख में गोली मारकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। आज सुबह एयरफोर्स के जवान की लाश खेत के पास पड़ी हुई मिली, उसकी एक आंख पर गोली मारी गई थी। बताया जा रहा है कि जवान जम्मू कश्मीर यूनिट में तैनात था और 11 जून को छुट्टी लेकर घर आया था, लेकिन कल से जवान काफी देर से गायब था, जिसके बाद आज उसका शव बरामद हुआ है। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी, सीओ, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने घटनास्थल का मुआयना भी किया है। भोले की नगरी काशी में गंगा की बिगड़ती सेहत का उपचार शुरू हो चुका है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की टीम गंगा में जिन जगहों पर हरे शैवाल का कब्जा है वहां पर स्प्रे कर रही है, उसका उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि 21 मई से वाराणसी में गंगा में अचानक और शैवाल देखने को मिल गए थे। पानी का रंग तब्दील होने लगा था, पानी का रंग हरा होने लगा था। गंगा की बिगड़ती सेहत को देखते हुए डीएम कौशल राज शर्मा ने 5 सदस्यीय टीम का गठन करते हुए शैवाल कहां से और कैसे आए इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। देखिए, मैं अगर शुरू से बताता हूं, जब पहली बार से इंसिडेंट रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं तभी से नमामि गंगे ने इसका संज्ञान लिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस पर लगातार मीटिंगें की हैं। निर्देशित किया गया है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी, डीएम सर के थ्रू भी और नमामि गंगे में डीजी सर के थ्रू भी। तो वो चीज़ों पर लगातार एनएमसीजी की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का समन्वय बना हुआ है। लगातार कोऑर्डिनेशन में इसमें काम हो रहा है। एक्टिविटीज़ क्या क्या की गई हैं इसमें, तो जितने एसटीपी हैं उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। उसके अलावा एक फ्रीक्वेंसी पे पहले भी मॉनिटरिंग हो रही थी, उसको इंश्योर किया गया कि जितने भी एसटीपी हैं वो सारे एसटीपी अच्छे से काम करें, कोई अनट्रीटेड सीवेज नदी में एसटीपी के थ्रू ना आए। कानपुर में निजी अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। मुर्दे के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन इशू करवाए जाते थे और बाजारों में महंगे दामों पर बेचे जाता था। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, दस्तावेजों साक्ष्यों के साथ दिखाया। ऐसे में अब जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल मामले पर जांच के दौरान सिस्टम इंचार्ज मंजुलिका मिश्रा और जो वहां पर मौजूद थे तमाम लोग, उनको निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर ज्योति सक्सेना की अध्यक्षता में कमेटी की जांच की गई। आपको बता दें कि 8 नर्सिंग स्टाफ को भी नोटिस भेजा गया है। गोरखपुर जिले के हिस्ट्री शीटर प्रिंस पांडे और पुलिस के बीच मुठभेड़ पेश आई, जिसके बाद पुलिस ने प्रिंस पांडे को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के दौरान हिस्ट्री शीटर के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान प्रिंस के 2 साथी मौके से रफूचक्कर हो गए। हिस्ट्री शीटर प्रिंस पांडे के पास से बाइक और 99 mm पिस्टल बरामद हुई है। तो वहीं पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है।
तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन का असर कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार धीरे धीरे रियायत देना शुरू कर रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने नाइट कर्फ्यू में भी थोड़ी राहत का ऐलान किया है। इसके साथ ही कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क और स्ट्रीट फूड की दुकानें भी 21 जून से खोलने की अनुमति दे दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के बाद टीम 9 की को छूट देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जा सकती है। प्रदेश सरकार का अब नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। तो वहीं समय की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए गए चिराग पासवान, समर्थकों का पटना एलजेपी दफ्तर में हंगामा। बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान मचा हुआ है। सूरज भान नए अध्यक्ष होंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से चिराग पासवान को हटा दिया गया है। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।